In today's class, today we will talk about माई लास्ट डचेस। आज जो हम लोग बात करेंगे एक पोयम है माई लास्ट डचेस, जो कि आपका जो सेकेंड लास्ट पोयम है उस पर हम लोग बात करेंगे। एंड रिमेम्बर दैट यू विल कम टू नो जो पोयम माई लास्ट डचेस है, इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग कंपोज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। यह एक तरह का ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। I just want to tell you one point. When you talk about Robert Browning, then remember that Robert Browning was a well-known, one of the most popular poets of Victorian era. चाहे आप उनके लिए वेल नोन वर्ड यूज कर दे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा के बहुत ही पॉपुलर पोएट्स रहे हैं। कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। और ब्राउनिंग वाज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट। ब्राउनिंग जो पोएट थे वो कैसे पोएट थे? ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे। यह एक दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर थर्ड पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग, यू विल कम टू नो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ poet brought a new philosophy in the field of poetry, especially the philosophy of life. Already I told you he was an optimistic poet. So you will come to know an optimistic poet is one who takes life positively. Even in dark and gloomy situation, he finds the rays of hope. In the midst of dark and gloomy situation, he finds the rays of hope. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक तो आशावादी कवि थे, और जब विक्टोरियन एज में टेंशन कंप्रोमाइज्ड बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, और मैथ्यू अर्नल्ड पेसिमिस्टिक घोर निराशावादी थे। यू विल कम टू नो एक ऐसे पोएट जिन्होंने इन दोनों के बीच से अलग कुछ सोचा और लिखा, उनका क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन था कि विक्टोरियन एज का डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, मास माइग्रेशन ऑफ द पीपल, ऑल दिस इज यू डोंट फाइंड, इसका उनकी सेहत पे कोई असर नहीं रहा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बिल्कुल खुल करके लिखा जो वो सोचते थे लाइफ के को लेकर के, जो उनका अपना ऑब्जेक्टिव था लाइफ के प्रति। ही डिडेंट राइट एनीथिंग जो आप कह सकते हैं कि द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को लेकर के उन्होंने नहीं लिखा। जो उनका दिल कहा, जो उनके दिमाग में आया, जो उनका मन कहा, वही सब्जेक्ट मैटर उन्होंने लिया। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस जो भी चेंजेस थे उस समय के, उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं था। दो ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एरा, ही वॉज अ Victorian poet, but what the changes came in any field of life, you don't find he talks about those changes. No, not at all. He was an optimistic poet, और उनके ऑप्टिमिज्म में उनका अपना खुद का एक दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। वह फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? वो इवन जो है वह इतना पॉजिटिव है, इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि ही सेज दैट कि आई विल फाइट अगेंस्ट डेथ, या आई विल फाइट अ बैटल अगेंस्ट डेथ। कि वो यह डेथ को भी चैलेंज करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं डेथ के खिलाफ एक बैटल लड़ूंगा। So what I want to tell you, what I want to say, the particular poet which we are going to take, there are certain points which you have to remember. Number one, he belongs to Victorian age. विक्टोरियन एज का जो डेट है 1837 से 1901। In 1837, Queen Victoria got the throne of England, and in 1901 she died. दूसरा चीज, ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट। अगर कोई पूछता ऑप्टिमिस्टिक पोएट कौन है, ऑप्टिमिस्टिक पोएट इज वन हु टेक्स लाइफ पॉजिटिवली, या इवन इन द मिड्स ऑफ डार्क एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर ही फाइंड द रेज ऑफ होप। अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद करने वाला, दुख में भी यह चीज मानने वाला कि हाँ कहीं ना कहीं दुख के बादल छटेंगे और सुख का एक नया सवेरा आएगा। इस तरह के थॉट को लेकर के फिर मैंने बताया कि उनके कंटेम्प्रेरी मैथ्यू अर्नोल्ड थे, लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड ने पिसिमिज्म या पिसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। टेंशन कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन,
और एक और जो उनके कंटेम्परेरी पोएट थे हार्डी, वो मेलियोरिस्टिक थे, जिन्होंने एक ही पोयम में दुख और सुख दोनों की बात की है। लेकिन जो ये पोएट है, ना तो ये प्योरली ऐसे थे जिन्होंने दुख की बात की है, ना ही इन्होंने दुख और सुख के मिश्रण की बात की है, बल्कि इन्होंने क्या किया हुआ, ही ओनली फॉलोड एक बेसिक पैटर्न था। वह कौन सा बेसिक पैटर्न था? ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच ऑफ लिटरेचर, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ है, उसको उन्होंने फॉलो किया। नेक्स्ट पॉइंट की जो भी पोयम उन्होंने लिखा वह ज्यादातर ड्रामेटिक लिरिक है या ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, and in this poem, yeah, such type of poem is which comes in the category of dramatic monologue. You find that there is the speaker who speaks throughout the poem and other characters work as listener. जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें एक स्पीकर होता है, वही स्पीकर लगातार बोलेगा और जो दूसरे कैरेक्टर्स है वे लिसनर का काम करेंगे। यह ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। मोनो माने सिंगल, लॉग माने स्पीकर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट नो, जो आपको जानना जरूरी है, कि इसमें जो स्पीकर होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग में, वह पोएट नहीं होगा। पोएट विल नेवर स्पीक, बट पोएट एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस, हिज फीलिंग्स या एनी इवेंट्स और एनी हैपनिंग और मिस हैपनिंग टेकिंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। वह केवल कोई ना कोई कैरेक्टर लेकर के बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई लास्ट डचेस जो पोयम है, इसका जो कैरेक्टर रहा है वो कौन है? ड्यूक। ड्यूक इज द स्पीकर। और जो और लोग हैं, चाहे ड्यूक की वाइफ डचेस हो, चाहे वन हु केम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज जो आया हुआ है, जिसको हम काउंट के नाम से जानते हैं, वह भी क्या है, आपका लिसनर का काम करता है। So all these things we find. Again, I would like to tell you, dramatic monologue is a type of poem which you find that is an objective form of poetry. It has only one speaker who speaks throughout the poem and other characters work as listener. और ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा एक एग्जाम्पल किसका रहा? टेनिसन का। आपका कौन सा था? यूलिसिस। मोस्ट प्रोबेबली यू फाइंड टेनिशन का तभी आपने ब्रेक में पढ़ा है। हो सकता है कि सेकेंड ईयर में यू गेट द अपॉर्चुनिटी। हो सकता है, देयर इज अ स्लाइट चांस दैट यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। So the particular thing which I want to tell you, the particular thing which I want to say, वो चीज बहुत मायने रखती है। और ये चीज जो मायने रख रही है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है और फिर उससे जुड़ा हुआ ड्रामेटिक लिरिक क्या है। जो ड्रामेटिक लिरिक है, यह एक तरह का क्या है, ड्रामेटिक लिरिक भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक टाइप है। लेकिन ड्रामेटिक लिरिक में पोएट खुद स्पीकर होगा। ड्रामेटिक लिरिक में पोएट खुद स्पीकर होगा और अदर कैरेक्टर्स लिसनर का काम करेंगे। टिंटन अबे वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक लिरिक, टिंटन अबे। और यह ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसमें वर्ड्सवर्थ स्पीकर है, उनकी सिस्टर जो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, वो लिसनर का काम करती है। तो व्हाट आई वांट टू से, कि जिस तरह की पोयम के कई टाइप्स हैं, मैंने आपसे कई बार स्टडी किया था, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ, बट इन टूडेज क्लास यू आर टॉकिंग अबाउट ब्राउनिंग, और ब्राउनिंग की जो मास्टरी थी, ब्राउनिंग्स मास्टरी ओवर ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग आपने समझा, ड्रामेटिक लिरिक आपने समझा, उसके एग्जांपल्स को मैंने बताया। मैंने बताया कि ब्राउनिंग खुद कैसे पोएट है, विक्टोरियन एज के पोएट है, उनका अपना एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है, और उनका जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है वो इतना स्ट्रांग है कि इवन वो डेथ को भी चैलेंज करते हैं। ही इज रेडी टू फेस डेथ। He says that I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. वो कहते हैं कि मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूँ, मैंने युद्ध लड़ा है और डेथ के खिलाफ मैं लड़ूंगा। हो सकता है यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो सकता है यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो। सो रिमेंबर दैट कि
ब्राउनिंग का फिलॉसफी बिल्कुल अलग अंदाज की है और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ही डिड नॉट राइट अबाउट विक्टोरियन एज, he did not write about the contemporary situation, political changes, social changes, cultural changes या any changes। जो भी चेंजेस हुआ, जो भी बदलाव आया, वह उसके बारे में नहीं लिखते हैं, बल्कि वह किसके बारे में लिखते हैं? he writes about ultimately what he thinks, what he feels, what he sees, what his heart says। उनका हृदय जो कहता है वही लिखते हैं। what he thinks, what he perceives, what he ponders, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत वाइड सब्जेक्ट मैटर पे बात किया, उन्होंने लक पे भी बात किया, डेथ पे भी बात किया, और साथ ही साथ यू विल कम टू नो जो एक आपके जो इसके अलावा की जो सिचुएशन रही है, उन सारी चीजों को भी उन्होंने लेकर के बात किया। जो भी सिचुएशन रही उसको लेकर के उन्होंने बात किया। तो मतलब कि सिचुएशन इन द सेंस कि अगर इफ शी हैज एनी बिलव्ड एंड दैट चीटेड एंड दैट सेपरेटेड, so he does not lament, he does not cry, he requests her to give the last company before separation, because there is a slight chance that in near future we will be able to meet। तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, गिव मी द लास्ट कंपनी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट जो कि अपने आप को एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ उनका है, और जो अब इटालियन रिनेशा जो था उस समय में जो जो चेंजेस थे उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। नाउ अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट द पोएम। आज हम लोग जो बात करेंगे वो पोएम पर बात करेंगे। When we talk about the poem is My Last Duchess. It's a dramatic monologue. Already I told you, dramatic monologue is an objective form of poetry, and here the speaker is who? Here the speaker is, you will come to know, ड्यूक। ड्यूक एक जो है कैरेक्टर है जो कि स्पीकर है। एंड ड्यूक इज व्हाट टाइप ऑफ ड्यूक? ड्यूक इज अ सिनिस्टर ड्यूक, ड्यूक इज अ हॉटी ड्यूक, ड्यूक इज अ, यू कैन से स्टबर्न ड्यूक। वो जिद्दी है, घमंडी है। ही इज अ क्लेवर ड्यूक, ही लाइक्स डाउरी, and he has killed his latest wife, his last wife, that was the duchess। उसने अपने लास्ट वाइफ को मार दिया है। गिव्स कमांड एंड ऑल हर स्माइल्स स्टॉप्ड। सो यह एक और पॉइंट है, और वह पॉइंट क्या है कि जो ड्यूक है वह अपनी वाइफ डचेस को, ड्यूक मास्कुलिन है, डचेस फेमिनिन है। ड्यूक एक पद का नाम होता है, जैसे आज के समय राज्यपाल है, गवर्नर है, या पोस्ट एक होती है, पद है, ऐसे ही उस समय एक पोस्ट होता था। तो जो ड्यूक है वह क्या कहता है, अपनी वाइफ को, डचेस को किल करा देता है। अब उसकी किलिंग के पीछे की कहानी क्या है, क्यों किल करता है, ये पूरा उसने वहां पे अपनी पोयम में बताया हुआ। सो द पोयम इज अबाउट व्हाट? द पोयम इज अबाउट टू नो द कैरेक्टर ऑफ ड्यूक। जो पोयम है यह ड्यूक के कैरेक्टर को जानने के लिए है। और उसका कैरेक्टर कैसे है? ही इज अ सिनिस्टर, हॉटी, क्लेवर एंड स्टबर्न ड्यूक। जिद्दी किस्म का है। वन हु गिव्स कमांड टू किल हिज वाइफ, जो अपने नौकरों को आदेश देता है कि मेरी बीवी का मर्डर कर दिया जाए। वो काम उसके नौकर करते हैं, और सवाल ये उठता है कि क्यों मर्डर करता है? क्योंकि जो ड्यूक है वह नैरो माइंडेड का आदमी। ही वॉज नॉट द मैन ऑफ ओपन माइंड। ही डिड नॉट हैव व्हाट? ही डिड नॉट हैव मॉडर्निटी। उनके अंदर मॉडर्निटी नहीं था, या आप कह सकते हैं कि वो ख्याल नहीं था जो वक्त के साथ जरूरी है। एंड ही सेड दैट व्हाट, कि माय वाइफ स्माइल टू सी एवरीवन
welcomed each and everyone with open heart, whether that was a servant, whether that was any strange person. So you will come to know ये जो बात है कि स्माइलिंग वेलकमिंग, it shows that कि जो डचेस है वह जनरस और काइंड हार्टेड थी. She was open minded, but she was not characterless. She was not characterless. If she was characterless, then this is another thing कि the crime which was done by Duke, I'm not saying कि that should be forgiven. No, not at all. बट अल्टीमेटली यह एक बताता है मेल मेंटेलिटी को, वन पैट्रियार्की का सिस्टम, मेल मेंटेलिटी जो कि इस तरह का ख्याल रखते हैं. एंड यू विल कम टू नो व्हाट हैपेंस. देयर इज अ मैसेंजर एंड दैट मैसेंजर came with the proposal of marriage from the neighboring king, and when he comes with the proposal of marriage, Duke goes with that messenger in his art gallery. जो एक मैसेंजर है वह आया हुआ है और वह जो है प्रपोजल ऑफ मैरिज का लेकर के उसके पास आया हुआ. ड्यूक उसको अपनी आर्ट गैलरी में लेके जाता है. वहां पे बहुत सारी फोटोज है. बहुत सारी फोटोज में से केवल एक को दिखाता है, और वह फोटो किसकी है? दैट इज द फोटो ऑफ हिज लेट वाइफ, डचेस का. मरने से पहले उसने उसकी एक पेंटिंग, खूबसूरत पेंटिंग करा के आर्ट गैलरी में रखा हुआ. आर्ट गैलरी वह जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग या बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह उसके उसने बनवा के रखे थे. एक कमरा, वो आर्ट गैलरी. सो जब मैसेंजर वहां पे जाता है तो मैसेंजर वांट्स टू नो हुज फोटो इज दिस, या फोटो किसकी है. ड्यूक सेज डोंट बी अमेज्ड, दिस इज द फोटो ऑफ माय लेट वाइफ. एवरीवन who comes, who joins this art gallery, he or she only wants to know about this photo. They ask whose photo is this. Now you also try to know, I'm telling you कि यह जो फोटो है मेरी लेट वाइफ की है, जिसका मैंने कत्ल करवा दिया है. लेकिन ऐसा लगता है वह आज भी जिंदा है. यह एक व्यंग है. जब कोई चीज मर चुकी है तो जिंदा कैसे होगी? बिकॉज शी वॉज स्माइलिंग इन दैट फोटो. और वह बताता है कि इस फोटो को फ्रा पेंडाल्फ नाम का एक पेंटर है जिसने इसको पेंट किया था. देर इज अ ब्लश ऑन हर फेस. सो मेनी थिंग्स यू फाइंड. तो जब जो है ड्यूक क्या करता है, ड्यूक जब मैसेंजर को अपनी वाइफ के बारे में बताता है, तब ये पता चलता है कि वाइफ कैसी थी. काइंड हार्टेड थी. वाइफ कैसी थी? ओपन माइंडेड थी. वाइफ कैसी थी? जिनरस थी. वाइफ कैसी थी? लिबरल थी. वाइफ कैसी थी? ह्यूमनिस्ट थी, जो ह्यूमनिज्म को महत्व देती थी. उसमें इम्पैथी था, उसमें सिंपैथी थी. And she welcomed each and everyone. She gave value to servants. She gave value to officials. She gave value to each and every person whom she met. और ये चीज ड्यूक को पसंद नहीं था. आप ये कह सकते हैं ड्यूक के दिमाग में एक कीड़ा था कि माई वाइफ इज कैरेक्टरलेस, या ड्यूक के दिमाग में ये कीड़ा रहा होगा कि जो मेरी वाइफ है वह जो है इन लोगों की इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती है. तो उसने क्या किया, उसने जो है ही गेव कमांड टू हिज सर्वेंट्स कि टू मर्डर माई वाइफ. द जॉब वॉज डन. ये चीज किया गया. एंड यू विल कम टू नो, वह अपने बारे में भी इसी से इसके बारे में भी पता चलता है कि अ ड्यूक ऑफ नैरो माइंडेड, स्टबर्न, सिनिस्टर, हॉटी, क्लेवर, वन हु लव्स डाउरी. सिर्फ तमाम बातें करता है. मैसेंजर ये जानना चाहता है कि तुमने अपनी वाइफ को समझाया क्यों नहीं. तो कहता है कि मैंने उसे एक या दो बार कहा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और मैं बार बार झुकना नहीं पसंद करता. तो यह स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि ड्यूक डजंट बिलीव टू बो हर हेड बिफोर वाइफ. ये एक सोच है, उस सोच को वह प्रेजेंट करता है. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही
जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है, वह चीज होता है कि वो कहता है कि आप जो मैरिज का प्रपोजल लेकर के आए हैं नेबरिंग किंग की डॉटर के लिए, आई एम रेडी टू मैरी सेकेंड टाइम, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। वह दिखाता है कि एक जेब्रा है, और उस जेब्रा को नेपच्यून जो समुद्री देवता है, जेब्रा का मतलब ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसका आप कह सकते हैं कि वह एक स्टेच्यू जैसा उसका था। तो उसमें वो दिखाते हैं कि देयर इज अ नेपच्यून और सी गॉड, ही कंट्रोल्स दैट जेब्रा, he controls by beating, by using power, by hitting, all these things. तो कहता है सी दिस पिक्चर गिव्स यू सम क्लू, कुछ लेसन आपको दे रही। और वह लेसन क्या था? एज जेब्रा has been controlled or tamed by Neptune, in the same way I have also art to control any lady or wife. That is the mentality कि जो आने वाली मेरी वाइफ है उसको बता दीजिएगा कि मेरा नेचर कैसा है, एंड how do I control, how do I tame, as you are seeing this particular picture of zebra, a sea horse controlled by a sea god Neptune, उसको लेकर के। So in this way you come to know कि वहां पे क्या क्या, all these things we find, then you will come to know। कहता है कि I don't like dowry, but the gift given by daughter's father I don't deny। मुझे डाउरी नहीं पसंद है, लेकिन अगर डॉटर के फादर ने कोई गिफ्ट दिया तो मैं उसको वापस भी नहीं करता। तो सच अ थिंग यू फाइंड, एंड द पोएम इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। यू विल कम टू नो रन ऑन हीरोइक कपलेट। ये चीज ध्यान में रखना कि पोएम रन ऑन हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट यू विल कम टू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द पोएट, द पोएम, तो एक सोच होता है कि ये आखिर अपने समय के कैरेक्टर को नहीं बताया, इटालियन ड्यूक के बारे में क्यों बताया, जो इटालियन रिनेशा था 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी, वहां का एक कैरेक्टर ड्यूक है, उसको लेकर के बातें हो, उसको लेकर के बातें क्यों, उसको लेकर के बातें इसलिए हो रही कि उन्होंने मैंने बताया कि उनको उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं था कि जमाना क्या सोचता है, मैं अपने समय के बारे में लिखता हूँ या अपने समय से बाहर जाकर के लिखता हूँ। नो नॉट एट, ही डिडंट बिलीव इन दिस थिंग। लेकिन उनका मकसद ये था कि जो मैं लिख रहा हूँ उससे एक सोच पता चलना चाहिए, इससे एक सोच पता चलता है। इसके अलावा उनकी एक पोयम है प्रॉस्पिके, जो टाइटल उसका लैटिन में है और उसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, जिसमें उन्होंने अपने आप को एक ग्रेट वॉरियर के रूप में प्रेजेंट किया है, रेडी टू फाइट अगेंस्ट डेथ। इसके अलावा एक और उनका पोयम है द लास्ट राइड टुगेदर, जिसमें बिलव्ड उनको छोड़ के चली जाती है एंड ही रिक्वेस्ट हिज बिलव्ड टू गिव द लास्ट कंपनी। एंडिया डेल साल्टो उनका पोयम है। सो मेनी पोएम्स यू फाइंड। उनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो उनसे पहले मर गई। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने एक कलेक्शन ऑफ सॉनेट लिखा था जिसका नाम था पुर्तगीज सॉनेट, एंड दैट पुर्तगीज सॉनेट यू फाइंड देयर। दैट पुर्तगीज सॉनेट नॉट मींस, वो पता होना, चूंकि सॉनेट आपके यहाँ है तो पूछा जा सकता है। और उन्होंने अपनी वाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही हैज मेंशन अबाउट हिज वाइफ इन द पोएम प्रॉस्पिके, उसमें उन्होंने उनको मेंशन भी किया। So when you talk about a particular age, you must know what are the basic characteristics of that age. When you talk about the poet, you must know when was he born, when did he die, और उनका क्या क्या रहा है। एक उनका सोनेट है जिसका नाम है द लास्ट लीडर। उस सोनेट द लास्ट लीडर में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। क्यों? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट सदे की मौत के बाद 1843 ईस्वी में पोएट लाउरियरशिप को स्वीकार कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि चंद सिक्कों के लिए वर्ड्सवर्थ हम लोगों को छोड़कर दरबार की शोभा बन गए। एक उनका बड़ा कमेंट था, एक सॉनेट उन्होंने लिखा था, द लॉस्ट लीडर, LOST, लॉस्ट लीडर। वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हें दरबार में इस आने की क्या जरूरत है, आप तो आम आदमी के पोएट, आप तो नेचर के बारे में बात करते थे।
But why did you accept this post? Why did you accept this proposal? He criticizes that man. तो उन्होंने कंटेम्प्रेरी, लेकिन जहां पे उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने उस चीज को किया है। उन्होंने डेथ को भी लेकर के लिखा, उन्होंने लाइफ को भी लेकर के लिखा, उन्होंने लव को भी लेकर के लिखा, लेकिन सब में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। वो कहीं पर यू डोंट फाइंड कि ही इज क्राइंग, ही इज वीपिंग, या उनका कोई जो है कंप्लेन है, या उनकी कोई शिकायत है, कहीं कुछ नहीं। ना तो क्राइंग का काम करते हैं, ना वीपिंग का काम करते हैं, ना लेमेंटिंग का काम करते हैं, ना उनकी कोई शिकवा है, ना उनकी कोई शिकायत है। जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी तरह से बात करते हैं। He was the Badshah of his heart. He was the Badshah, the king of his soul. He was the emperor of his thought. अपने दिल के बादशाह थे, अपनी आत्मा के बादशाह थे, अपने विचारों के सम्राट थे। उनसे कोई मतलब नहीं है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बगल लड़ाई हो गई या कुछ और हो गया, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ गया, नो नॉट। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पोएट, ये चीज आपको जो आपको एस्पेक्ट बताया गया, हिज बायोग्राफिकल स्टडी, उनका वर्क, उनका एक नावल भी रहा है अरोरा लेह करके। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट, दीज आर द कॉमन थिंग विच आई टोल्ड यू, जो मैंने बताया। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, या अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क। जी। अरोरा लेह, AURORA। लेह की स्पेलिंग है LEIGH। तबा, क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लो और लोगों को मौका दो। हाँ श्योर, क्या कर। यू कैन से कि अगर सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम कहते हैं यह रियलिटी रहा होगा, तो यह रियलिटी जो है 14th सेंचुरी का रहा होगा, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो 14th सेंचुरी के हैं। पहली बात, एक पॉइंट, कहीं ना कहीं ऐसा कैरेक्टर रहा होगा इन द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री, यू कैन सी कि ऐसा पेजेस में मौजूद रहा होगा। और रियलिटी का कोई बड़ी चीज नहीं है। इवन 21st सेंचुरी इंडिया में, जिसमें हम लोग कहते हैं वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 21st सेंचुरी इंडिया में वी ऑलवेज फाइंड सच केसेस। पता चली कि दाल में नमक कम है, उस पर डिवोर्स दे दिया गया। पता चली कि किसी का बाल गिर गया, तो उसको जो है आ, फला भाई सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि आके गुस्से में कुछ कह दिया। ये तो मैं छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ। देयर आर सो मेनी केसेस इन आवर नेशन, इन आवर कंट्री, इन द एंटायर वर्ल्ड, वेयर यू कांट काउंट दीस थिंग्स ऑन फिंगर। यू विल कम टू नो कि सच अ टाइप ऑफ मेंटालिटी, सच अ थिंग वी ऑलवेज फाइंड। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं कि अगर ऐसा केस हुआ होगा तो ये रियल, बेशक रियल रहा होगा, और आज भी हो रहा है, आज भी ऐसे ही हो रहा है। सो मेनी केसेस वी सी, सो मेनी केसेस वी फाइंड। कोई ऐसा चीज नहीं, बड़ी चीज नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, ये तो मोनोलॉग के फॉर्म में, तो यहाँ पे मोनोलॉग हुआ है, और जहाँ पे पेजेस ऑफ द हिस्ट्री में रहा होगा, वो कोई ना कोई स्टोरी भी रही होगी, या किसी घटना पर रहा होगा, तो दैट वाज प्रेजेंट देयर, वहां पे होगा। किसी की और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ठीक, ओके।